हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है सुनामी। ये टॉपिक आपको यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम और आरओ एआरओ तीनों ही एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। हम देखेंगे कि सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी क्या होती है, सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, सुनामी की विशेषताएँ क्या हैं और सुनामी के क्या प्रभाव होते हैं और सुनामी की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यह आपके लिए प्रीलिम्स हो या मेंस एग्ज़ाम, ये टॉपिक सफिशिएंट रहेगा। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको नोट्स में क्या लिखना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुनामी, सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी कोई तरंग या कोई लहर नहीं होती है, बल्कि सुनामी तरंगों की एक श्रृंखला होती है। सुनामी की उत्पत्ति का कारण होता है भूकंप। सुनामी की उत्पत्ति का कारण भूकंप होता है। वो भूकंप या तो सागर के अंदर आ सकता है, यानी सागर नितल के अंदर आ सकता है, या फिर वो भूकंप तटीय क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम देखते हैं, सुनामी ऊंची सागरीय लहरें होती हैं, यानी सुनामी उच्च ऊर्जा वाली सागरीय तरंगों की श्रृंखलाएँ होती हैं, जिनकी उत्पत्ति अंतःसागरीय भूकंप या फिर तटीय क्षेत्रों में उत्पन्न भूकंप से होती है। सामान्य भूकंप की स्थिति में सुनामी लहरों की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है। जो भूकंप सामान्य होता है उसकी स्थिति में सुनामी लहरों की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है, जबकि तीव्र भूकंप की स्थिति में, या अगर भूकंप सागर नितल में आता है या सागर नितल की चट्टानों में उत्थान होता है, धंसान होता है, या फिर सागर के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो उसके कारण उत्पन्न सुनामी की ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। तो सामान्य भूकंप की स्थिति में सुनामी लहरों की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है, लेकिन तीव्र भूकंप और विशेषकर सागर नितल की चट्टानों में उत्थान हो, धंसान हो, भ्रंशन हो, या ज्वालामुखी विस्फोट हो, या फिर प्लेटों का संचलन हो, इन कारणों से उत्पन्न सुनामी की ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। तो ये हो गया सुनामी। सुनामी की डेफिनेशन कि सुनामी क्या है और किस कारण से उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, ये सुनामी का चित्र है। मान लीजिए ये है सागर तल और ये है नितल। जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है भूकंप उद्गम केंद्र, यानी फोकस। मान लीजिए भूकंप की उत्पत्ति केंद्र है, यानी उद्गम केंद्र है भूकंप का, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जहाँ भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है उस स्थान को कहा जाता है भूकंप अधिकेंद्र, यानी एपिसेंटर। वो हमने प्रदर्शित किया है ई से। तो ये भूकंप की उत्पत्ति हुई और यहाँ जहाँ भूकंपीय लहरों की सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है वो है एपिसेंटर। आगे देखते हैं। पहले सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्तन लहर, यानी हार्बर वेव्स। यानी सुनामी का जापानी भाषा में अर्थ होता है पत्तन लहर, यानी हार्बर वेव्स। क्यों? क्योंकि सुनामी आने पर जो पोताश्रय होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और जापान में विश्व की सर्वाधिक सुनामी उत्पन्न होती है। उत्पत्ति क्षेत्र से दूरी के साथ सुनामी लहरों की गति में कमी आती है, लेकिन ऊंचाई में वृद्धि होती है। मान लीजिए जहाँ पर सुनामी की उत्पत्ति होती है सागर में, वहाँ उत्पत्ति क्षेत्र से जैसे जैसे हम तटीय क्षेत्र की तरफ चलते हैं तो सागर जो सुनामी की लहरें होती हैं, सुनामी लहरों की ऊंचाई में वृद्धि होती है, लेकिन सुनामी लहरों की गति में कमी आती है। यानी अपने उत्पत्ति क्षेत्र से जहाँ पर सुनामी की उत्पत्ति होती है वहाँ से तटीय क्षेत्रों की तरफ जब सुनामी लहरें चलती हैं तो उनकी ऊंचाई में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन उनकी गति कम हो जाती है। रीज़न भी देखेंगे, उसका रीज़न क्या है। उत्पत्ति क्षेत्र से किनारों की ओर लहरों के दबाव में क्रमशः वृद्धि के कारण लहरों की ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो ये रीज़न है कि अपने उत्पत्ति क्षेत्र से सुनामी लहरें जब स्थानीय तट की तरफ, जब तटों की तरफ चलती हैं तो उनकी गति कम हो जाती है, लेकिन उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। उसका कारण होता है लहरों का दबाव। लहरों के दबाव में क्रमशः वृद्धि के कारण लहरों की ऊंचाई में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं सुनामी की उत्पत्ति के कारण, कि सुनामी किन कारणों से उत्पन्न होती है। सुनामी की उत्पत्ति के कारण है, सबसे पहला कारण है अंतःसागरीय शक्तिशाली भूकंपीय घटनाएं। सुनामी की उत्पत्ति का कारण होता है, सबसे प्रमुख कारण होता है भूकंपीय घटनाएं।
अगर सागर नितल में भूकंपीय घटनाएं होती हैं या फिर तटीय क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाएं होती हैं तो उसके कारण सुनामी की उत्पत्ति होती है। दूसरा है अभिसारी विनाशी प्लेटों का टकराव। जब प्लेटों में अभिसारी क्रिया घटित होती है तो उसके कारण भी सुनामी की उत्पत्ति होती है। तीसरा है अंतःसागरीय वृहदाकार भूस्खलन। भूस्खलन के कारण भी सुनामी की उत्पत्ति होती है। और अंतःसागरीय विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार। जब समुद्र के अंदर विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसके कारण विशाल यानी बड़े पैमाने पर सुनामी की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विनाश भी होता है। और अंतःसागरीय परमाणु विस्फोट परीक्षण, यानी हम समुद्रों में जो परमाणु विस्फोट परीक्षण करते हैं उसके कारण भी सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। तो सुनामी की उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिनमें अंतःसागरीय शक्तिशाली भूकंपीय घटनाएं, अभिसारी विनाशी प्लेटों का टकराव, अंतःसागरीय वृहदाकार भूस्खलन, अंतःसागरीय विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार और अंतःसागरीय परमाणु विस्फोट परीक्षण। इन सभी कारणों से सुनामी की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं सुनामी की क्या विशेषताएं हैं। सुनामी अनेक कारकों से उत्पन्न होने वाली उच्च ऊर्जा वाली सागरीय तरंगें होती हैं, लेकिन अंतःसागरीय भूकंप सुनामी की उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनामी की सबसे पहली विशेषता है कि सुनामी अनेक कारकों से उत्पन्न होती है। अभी हमने देखा था सुनामी की उत्पत्ति के कारण भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी है, भूस्खलन भी है, ये सभी हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है सागरीय भूकंप। सागरीय भूकंप जो अंतःसागरीय भूकंप है वो सुनामी की उत्पत्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनामी की अगली विशेषता है कि गहरे सागरीय सुनामी तरंगों की तरंगदैर्ध्य 100 किलोमीटर से अधिक होती है और तटवर्ती सुनामी की तरंगदैर्ध्य छोटी हो जाती है। यानी जो सुनामी गहरे सागरों में उत्पन्न होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य 100 किलोमीटर से भी अधिक होती है, लेकिन जो तटवर्ती सुनामी होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य गहरे सागरीय सुनामी की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट विशेषता है उत्पत्ति केंद्र के बाद सुनामी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जहां सुनामी की उत्पत्ति होती है अपने उस उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक होती है दूरस्थ सुनामी और दूसरी होती है स्थानीय सुनामी, और तरंगे विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। अभी हमने देखा था, मान लीजिए कि ये सुनामी की उत्पत्ति का स्रोत था। यहाँ सुनामी उत्पन्न हो रही है तो यहाँ से तरंगे विपरीत दिशाओं में विभाजित हो जाती हैं, यानी विपरीत दिशाओं में गतिशील हो जाती हैं और तरंगे 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। जो सागर की तरफ इस तरंगे चलती हैं उन्हें कहते हैं दूरस्थ सुनामी, और जो तरंगे तटीय क्षेत्र की तरफ गतिशील होती हैं उन्हें कहते हैं स्थानीय सुनामी। इसे आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था उत्पत्ति केंद्र के बाद सुनामी 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं, एक दूरस्थ सुनामी और दूसरा स्थानीय सुनामी, और ये तरंगे विपरीत दिशाओं में गतिशील होती है। जो स्थानीय सुनामी होती हैं वो तट की ओर गतिशील होती हैं और जो दूरस्थ सुनामी होती है वो गहरे सागर की ओर गतिशील होती है। सुनामी की गति गहराई वृद्धि के साथ बढ़ जाती है और गहराई कम होने के साथ कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है तो सुनामी की गति तीव्र हो जाती है, लेकिन गहराई कम होने के साथ साथ सुनामी की गति कम हो जाती है। इसीलिए जो दूरस्थ सुनामी होती हैं उनकी गति बढ़ती जाती है अपने उत्पत्ति क्षेत्र के बाद, और जो स्थानीय सुनामी होती हैं उनकी गहराई कम होने के कारण उनकी गति कम हो जाती है। सर्प तरंग की तरह सुनामी तरंगे प्रत्योड़न रेखा पर नहीं टूटती हैं बल्कि बीचेस पर टूटती हैं। यानी जो सुनामी तरंगे होती हैं वो बीचेस पर टूटती हैं। जो सुनामी उत्पत्ति होती है सुनामी की, और जब वो किसी बीच के आसपास पहुंचती है तो वहां पर वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये थी सुनामी की विशेषताएं। अब बात करते हैं सुनामी के क्या प्रभाव पड़ते हैं, सुनामी से क्या हमें हानि होती है उसकी बात करते हैं। तो सुनामी के प्रतिकूल प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले तो मानव जीवन की हानि होती है। सुनामी से विशाल पैमाने पर मानव जीवन की हानि होती है। लाखों संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 2004 को जो हिंद महासागर में सुनामी उत्पन्न हुई थी, आपको याद होगा, वो पिछले कई सौ वर्षों की सबसे विशाल सुनामी थी।
जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सुनामी का जो एक हानिकारक प्रभाव है वो है सबसे पहले मानव जीवन की हानि। दूसरा, पशुओं की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है, फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, मछलियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है, पर्यटन तंत्र को नुकसान पहुंचता है, परिवहन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है और संचार तंत्र, इन सभी को हानि होती है। तो सुनामी के कारण पशुओं की भी बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है, खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, मछलियों की बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है, पर्यटन तंत्र, परिवहन तंत्र, संचार तंत्र, इन सब पर सुनामी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तट के पास जो परमाणु संयंत्र होते हैं उनकी क्षति हो जाती है, सुनामी के कारण उन परमाणु संयंत्रों को क्षति पहुंचती है। पुलिनों की क्षति हो जाती है, जो समुद्री पुलिन होते हैं, सुनामी के कारण समुद्री पुलिनों को क्षति पहुंचती है और छोटे छोटे द्वीपों की अवस्थिति में बदलाव हो जाता है। तटीय भूमि पर रेत का जमाव हो जाता है, सुनामी के कारण। जब सुनामी के कारण जो तरंगें आती हैं उसके कारण जो समुद्री रेत होता है वो तटीय भूमि पर जमा हो जाता है, जिसके कारण जो तटीय भूमि होती है वो बंजर हो जाती है। सागरीय पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो सागरीय संसाधन होते हैं जैसे मछली, मुख्य रूप से मछली और प्रवाल, उनका विनाश हो जाता है, उनका भी विशाल पैमाने पर विनाश होता है, प्रवालों की भी मृत्यु हो जाती है। सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, सुनामी के कारण सामाजिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं, जैसे मानसिक तनाव के कारण शरीर के अंगों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक तनाव होता है, लोगों को बेचैनी होती है, भय होते हैं, मानसिक रोग बढ़ जाता है। तो सुनामी के कारण मानव जीवन पर, अर्थव्यवस्था पर, पशुओं पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं बचाव के उपाय क्या हैं। सुनामी क्या है वो भी देख लिया, सुनामी की विशेषताएं भी देख ली, सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण हैं वो भी देख लिया, और सुनामी से क्या हानि होती है वो भी देख लिया। सुनामी के हमें बचाव क्या है, सुनामी से कैसे बचा जा सकता है। सुनामी से सिर्फ एक ही बचाव है कि जो तटीय प्राकृतिक अवरोध हैं उन्हें बनाए रखा जाए। जैसे तटीय प्राकृतिक अवरोध में क्या, आर्द्रभूमि, जो भी हमारी आर्द्रभूमियाँ हैं, मैंग्रोव हैं, डेल्टा वन है, प्रवाल संरचना है, लैगून है, इन सब का हमें संरक्षण करना है। तो तटीय प्राकृतिक अवरोध को बनाए रखा जाए, जिनमें प्रवाल संरचना, लैगून, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव, डेल्टा वन, इन सब का संरक्षण किया जाए। सिर्फ यही एक बचाव है, मतलब यही एक उपाय है सुनामी से बचाव का, क्योंकि जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो डेल्टा वन होते हैं, इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि जब सुनामी तरंगें तट की तरफ आती हैं तो वो उनकी शक्ति को रोक देती हैं, यानी उनकी गति को कम कर देती हैं। तो ये सुनामी से बचाव के उपाय हैं। और यहाँ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्रशांत महासागर में, जापान में, होनोलुलु में 1948 में ही प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित हो गई थी। हिंद महासागर में जो 2004 की सुनामी के कारण विनाश हुआ था, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हिंद महासागर में सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं थी, क्योंकि हिंद महासागर में कभी कभी ही सुनामी की उत्पत्ति होती है, इसीलिए हिंद महासागर में तब सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित नहीं थी और इसी कारण से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। जबकि प्रशांत महासागर में जो जापान है, होनोलुलु में 1948 में ही प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित हो गई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है सुनामी, जो आपके यूपीएससी, पीसीएस और ARO सभी एग्ज़ामों के लिए सफिशिएंट रहेगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो या जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।